बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। सबसे पहले आज कोयटा में दहशतगर्दी की होने वाले इस खौफनाक हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद से और उनके लवाहिकीन से हम इज़हार यकजहती और हमदर्दी करते हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों को जिनकी फ़ैमिली और ख़ानदान के मेम्बरान गए हैं सब्र जमील अता फ़रमाए और अल्लाह ताला दहशतगर्दी के इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस जो मुजरिमान हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की हमें तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले वो तमाम बातें की थी जो कि अवाम की मनपसंद दिलपसंद थी। उन्होंने बात की मुलाजमतें देने की, उन्होंने बात की घर देने की, उन्होंने बात की मुल्क की मईशत को मजबूत करने की, उन्होंने बात की करप्शन के खात्मे की। लेकिन अगर देखा जाए तो 8 माह गुजरने के बावजूद मईशत संभलती नज़र नहीं आती। आलमी इदारों की पाकिस्तानी मईशत की मनफी रिपोर्टिंग एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल की अक्कासी करता है, खुसूसन इस वक्त जबकि IMF के साथ बेल आउट पैकेज जो है उसमें बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, जिसमें IMF ने कड़ी शराइत जो है वो आयद कर दी है। इस तनाजुर में डॉलर की कीमत मजीद बढ़ने के बारे में भी कयास आराइयां गर्दिश कर रही हैं। यह अमर काबिल जिक्र है कि अगस्त 2018 में स्टॉक एक्सचेंज एक खासी बेहतर पोजीशन पर था जो बहुत तेजी से मंदी का शिकार हुआ और पस्त तरीन सतह पर आया। 3000 अरब की जो है अभी तक इसमें सरमायाकारी डूब चुकी है और इसमें 10 रोज़ के अंदर सरमायाकारों के तकरीबन 6 खरब रुपए डूब गए हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार खरीदारी के बजाय हिस्से फरोख्त करने को तरजीह दे रहे हैं। और अगर सूरत हाल को संभाला नहीं दिया गया और इसमें ना हुकूमत ने दखल अंदाज किया और हालात की नज़ाकत के मुताबिक सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए मौसर इकदाम किए तो फिर तबाही जो है स्टॉक मार्केट की वो हम सब के सामने है। ताजुब इस बात पर है कि अब जबकि मुल्क की मईशत इतने सख्त बहरान से दो चार है, बजाय इसके कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दे, मईशत को बेहतर करने की तरफ तवज्जो दी जाए, बात हो रही है निज़ाम की तब्दीली की। ऐसे माहौल में हुकूमत और अदलिया के दरमियान महाज आराई की खबरें जो हैं वो भी गर्दिश में हैं। लाहौर हाई कोर्ट के कुछ फैसले जो हैं उसके ऊपर हुकूमत बहुत रिटेलिएट करती दिखाई देती है और उसके साथ साथ हालिया तौर पर जो एक सुनवाई दिया कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ भी हुकूमत जो है एक पिटीशन में जाने का इरादा जो है वो रखती है। मुल्क की सियासत नामे की अगर बात करें इस हवाले से तो अपोजिशन जमातों में मौलाना फजलुर रहमान जो है बड़े सरगर्म नजर आ रहे हैं और उन्होंने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद कहा है कि जाली हुक्मरानों से कौम को निजात देने के लिए हम लोग इकट्ठे हैं, लेकिन इकट्ठे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वजह है कि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमारी मईशत जो है वो संभलने में नहीं आ रही है और ये जो नेगेटिव इंडिकेशन दी जा रही हैं आलमी मालियाती इदारों की तरफ से, इसमें किस दर्जे हमने नजर आना चाहिए अपना मुस्तकबिल और हुकूमत उसके बारे में सही मालूमात जो है वो क्यों नहीं फराहम कर रही है। इस तरह के इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमल शाजिब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं। आई वेलकम यू इन शो कमल। फैसल करीम कुंडी साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं, वो भी मेरे साथ हैं। और मेंबर कश्मीर कमेटी कौमी असम्बली के निसार अहमद चीमा साहब मेंबर नेशनल असम्बली हैं और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये भी हमारे साथ होंगे। और कुछ देर के लिए हम सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला से भी बात करेंगे जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फे से फजलुर रहमान से जिनका ताल्लुक है। कमल, आपके साथ शुरू मैं करना चाहूँगी गुफ्तगू को। अभी ये जो मईशत की बातचीत हो रही है, परेशान कुन बात ये तो है ही कि मईशत के हालात ख़राब हैं। ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, हमारा अपना स्टेट बैंक है, वो आइंदा आने वाले दिनों में और सालों में मज़ीद ख़राबी की इंडिकेशन जो है वो कर रहे हैं, मज़ीद उसमें बदतरी की इम्कानात जो हैं उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये आपका सवाल बिल्कुल पर्टिनेंट है आजकल के हालात के मुताबिक, और जितना पैनिक एक क्रिएट किया गया है हमारी जो इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन की तरफ से, उसके बाद इस तरह के सवाल आने तो एक्सपेक्टेड थे। मैं थोड़ा सा, आप मुझे इजाज़त देंगी, मैं थोड़ा सा, ज़ाहिर है जो आज के हालात हैं इसका कनेक्शन है पिछले हालात से, तो मुझे थोड़ा रिवाइज़ करने की इजाज़त दीजिएगा कि मैं बता सकूं कि इस मुल्क के साथ क्या क्या हुआ। इस मुल्क के साथ ये हुआ जनाब कि एक ज़माने में जब PMLN को हुकूमत मिली थी तो 2.5 अरब डॉलर की इनको मिला करंट अकाउंट डेफिसिट। लेकिन इनकी तजर्बाकार और बड़े मेच्योर जो सियासतदान हैं वो जब इस हुकूमत को 2018 में छोड़ के गए और मईशत के जो दावे करते हैं कि 5.8 पे इनकी ग्रोथ थी, तो उस वक्त ये 19 बिलियन डॉलर का
करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए, जिसको अगर उसमें सर्विसिंग और डेट सर्विसिंग वगैरह डालें तो तकरीबन 30 अरब डॉलर बनता है। 11 अरब डॉलर की डेट सर्विसिंग है। 30,000 अरब के कर्जे इन्होंने चढ़ाए, जबकि इनको मिले थे लगभग 12 या 14 के करीब। ठीक है। इसी तरह सर्कुलर डेट और मतलब व्हाट नॉट। एनालॉजी ये है कि एक मरीज़ को आपने एक्सीडेंट हुआ है और उसकी पूरी बॉडी में से ब्लीडिंग हो रही है और वो आपने आईसीयू में लाके दिया है और डॉक्टर का नाम है असद उमर और इनकी टीम। अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि असद साहब जाएं, उसकी पहले ब्लीडिंग रोकें, जो उसके जिस्म से खून का ज़िया हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी डेथ वाक़या हो सकती है, क्योंकि जो रिजर्व्स थे हमारे पास जिसमें हमने सरवाइव करना था वो सिर्फ 1 महीने के थे और मुल्क अनकरीब दिवालिया हुआ चाह रहा था। अच्छा, अब क्या है कि आईसीयू से जिस वक्त सर्जन बाहर तशरीफ़ लाते हैं उसको फ़र्स्ट एड भी दे दी, उसका ऑपरेशन भी कर दिया। अब असूल ये है कि पेशेंट ने रिकवरी रूम में जाना होता है। लोग हमसे और ये खुद इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करें कि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि वही मरीज़ जिसको काबिल मर्ग हालत में लाया गया था, जिसकी ब्लीडिंग हो रही थी, वो भी साथ भागता हुआ बाहर निकले और क्या अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी आपकी, मुझे आपने बड़ा ज़बरदस्त टीके लगाए हैं और मैं भी निकल के बाहर निकल गई। हुकूमत ने भी तो ये सारी उम्मीदें दिलाई थी ना कि हम आएंगे तो 200 अरब डॉलर भी आ जाएंगे, टैक्स भी, हमने कभी झूठ नहीं बोला, नहीं फरा, हम करप्शन का खात्मा, जिन्होंने बात की है ना मुराद सईद ने, फरा मुझे सिर्फ 1 मिनट इजाज़त दीजिएगा, जिन्होंने ये बात की, मैं आप 1 सेकंड मुझे और दीजिएगा। अब हो ये रहा है कि रिकवरी रूम में वो चले गए हैं पेशेंट साहब, और जो असद साहब ने फरमाया है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको इतना बता दूं कि जितना ये शोर मचा रहे हैं और जो ये कौन है, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है, स्टेट बैंक कह रहा है, ये तो क्या आपको बता रहे हैं कि आपका शहर नमूज है वो किस हद तक घटेगा। जी फरा जी मुझे इजाज़त दें। वर्ल्ड बैंक और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स का जिक्र हो रहा है ना, अगर वो पूरी उठा के पढ़ें तो उसमें वो साथ साथ बिल्कुल क्लियर ये मेंशन करें कि साबका हुकूमतों की मेहरबानी से, उनके लिए हुए डिसीजन से। और आज याद रखें कि आईएमएफ ने जो कर्जे, आईएमएफ से जितने पिछले प्लान्स लिए गए हैं ना 18, वो अल्लाह का शुक्र है कि पीटीआई ने नहीं लिए थे, वो इनकी हुकूमतों ने लिए थे। इसहाक डार साहब ने कम से कम अपने दौर में, आखिरी अगर आप देख लें तो 4 शामिल करूंगी। अच्छा, उसके साथ साथ आप जो कह रही हैं, मैं आती हूँ वापस आपकी तरफ। पहले मुराद सईद ने कहा था $200 $2000। 1 सेकंड मुझे सिर्फ दीजिएगा। जी जी, मुराद सईद साहब ने इस वक्त जो एक्सचेकर में जितने पैसे वापस डाले ना, उनकी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस और जो उन्होंने लूटा हुआ पैसा और बहुत सारी चीजें जो रिकवर करके डाले वो कितने डाले। हाँ, आजकल मैंने देखा है कि वो प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब को उन्होंने एक चैलेंज किया हुआ है मुराद सईद साहब ने, तो प्रोफेसर साहब आजकल कहीं गायब है, नजर नहीं आ रहे। उनको भी मैं दावत दूंगी कि साहब आए और मुराद सईद साहब ने जो सवाल किए उसका जवाब दें। क्यों गायब हैं? और ये जो कमल शाज़ेब कह रही हैं कि सारे ये हमारा 8 महीने से मुयम्मा ही हल नहीं हो रहा कि सारा किया जरा जो है वो मुस्लिम लीग नून का है। अपने घर की फल सब्जी मैं खुद खरीदती हूँ और 2013 से लेके आज तक खुद ही खरीदती हूँ, तो ये एक रेट लिस्ट है जो मैं अपने साथ लाई हूँ क्योंकि मैं खुद खरीदने जाती हूँ और अल्लाह का शुक्र है तो कमल दवाइयों की कीमतों में इजाफा ही नहीं है इस वक्त जो कि एक आम आदमी अफोर्ड कर सके। वो किस दर्जे जो लोकल कमोडिटीज है ना आपकी, वो इनके दौर से अभी भी एक्सेसिबल है। ठीक है, इसको पूरा नीचे लेकर आएंगे ताकि जिंदगी आवाम की जिंदगी में आसानी पैदा हो। कमल मुझे मौका देगी, प्लीज फरमाइए। असल देखिए, असल बात यह है कि कमल पे भी जाहिर है वो पीटीआई का रंग तो चढ़ गया है। मैं हुई पीटीआई जी, और ऐसा एंड ब्रेड और रंग नहीं चढ़ा, हुई पीटीआई। बड़े उसमें लोग, हमारा यानी हमारा तो सच्ची बात यह है कि यही ख्याल है, अब भी यही है कि बड़ी इसके कमल की रियलिस्टिक अप्रोच होती हैं बहुत, ये जो है ना ये सुलझी हुई बड़ी लॉजिकल अप्रोच इनकी जनरली होती है, यूजली होती है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो स्टांस लिया है वो अपने यूजुअल जो स्टांस है उससे ज़रा डिफरेंट है। देखें, बात यह है कि इन्होंने जिस डॉक्टर असद का जिक्र किया है ना, मैं बड़े एहतराम के साथ कहूँगा कि ऐसे लगता है कि मरीज़ को किसी क्वैक के हवाले कर दिया गया है। ये जो है ये डॉक्टर वो हैं जो आईसीयू से बाहर क्या इन्होंने लाना है। हमें तो खतरा ये है कि पेशेंट को कहीं रिकवरी रूम की बजाय कब्रिस्तान में ना पहुंचा दें। सर, उनका कहना ये है, पॉइंट निसार चीमा साहब, देखिए मेरी बात सुन लें, है कि आप जिम्मेदार हैं, आपकी हुकूमत जिम्मेदार है। जब तक कमल बोलती रही है मैं तो चुप करके खामोशी सुनता रहा हूँ। मेरी बात सुन लें। देखें, इन्होंने कहा कि पिछले हालात से ताल्लुक है ये मईशत का, इसकी तबाही का। हमने जिस हालत में इनको हैंड ओवर की, एक स्टेबल इकॉनमी इनको हैंड ओवर की, उसकी हालत ये थी
उसकी हालत ये थी कि जीडीपी ग्रोथ इन्होंने खुद माना है कि 5.8 की रिपोर्ट उठाएं। मेरी बात सुन ले, स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स मेरी बात सुन स्टेट बैंक की, ये अगर ये मौका दें तो देखें ना, IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से 2016 और 17 के साल जो थे पिछले 13 साल के बेस्ट ईयर्स थे। ये वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट है, ये कंफर्म कर लें। अच्छा, जीडीपी ग्रोथ हमने 5.8 पे इनके हैंडओवर की। इन्फ्लेशन हमारे दौर में 4 थी, अब 8 पे चली गई है, अंदाजा कर लें। मेरी बात सुन ले, स्टेट बैंक का चार्ट है। फॉरेन रिजर्व्स की जो इन्होंने बात की, हमारे दौर से जब ये कि इन्होंने इब्तदा की 5-6 महीनों में $5 अरब की इसमें कमी हुई, और सऊदी अरब से भी जो पैसे आए उसके बाद भी $3 बिलियन की कमी हुई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इनके आने के बाद अब तक 50% से ज्यादा की कमी हो चुकी है, 17%। और अंदाजा कर लें, अब तो ये आपके जो एडवाइजर हैं, ये जो रज़ाक दाऊद साहब, वो खुद मान रहे हैं। अच्छा, फिर ये है कि डॉलर की कीमत, वो कहते हैं जी सुपरफिशियली इन्होंने ये नहीं कि आर्टिफिशियली इन्होंने रखी हुई थी, यानी स्टेबल, लेकिन ये करके दिखाते हमारे दौर में 104-5 पे थी, 140 पे ले गए हैं। देखिए अवाम पे देखें, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि देखें, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये जुमा बाजार, इतवार बाजार जाती हैं, कभी आपको डिस्क्लोज ना करें कि आपका ताल्लुक पीटीआई से, वरना अवाम बहुत बिखरे हुए हैं। अवाम का तो ये है कि गुस्सा अब काबिल दीद है। मैं खुद अपने हल्के से आया हूँ, ऑनेस्टली लोग जो है ना, वो उनका ये सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। देखिए उनके ऊपर यके बाद दीजिए जो बम गिराए हैं इन्होंने, जो सुनामी आया, जिस सुनामी की नवीद जिस दिया करते थे, वो सुनामी तो आ गया महंगाई का। और अंदाजा करें, मेरी बात सुन ले, ये सारी बातें लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं कि ये किस तरह का सुनामी आया जी, हमारा तो जीना दोबारा हो गया। और ये बिल, यूटिलिटी बिल्स लोग दे रहे कि ठीक है, मैं आती हूँ वापस इस पे। फैसल करीम साहब, ये तमाम मसाइल जो हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी इसको डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आप लोग क्या बात है कि फिर एहतजाज के लिए शामिल नहीं होते मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ? बिस्मिल्लाह, देखें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने कभी कोई इनकार किया है मौलाना फजलुर रहमान के हम एहतजाज में शामिल नहीं होते या होते। देखें, मौलाना साहब पिछले दिनों आए थे, आसिफ जरदारी साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, और इंशाल्लाह वक्त पे जो है हम मियां साहब से मुलाकात पे क्यों नहीं कायल हो सके जरदारी साहब? नहीं, देखें उसमें ये आपको किसने कहा कि जो आप लोगों के एक अखबारी जो खबरें हैं उसके मुताबिक तो यही है ना कि उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो ने मिल लिया है तो वो काफी है। देखें कायल कर, देखें बिलावल भुट्टो साहब जेल में गए, मियां साहब की मारदारी कही, उनके साथ सियासी गुफ्तगू भी डेफिनेटली जब वो बैठे हुई, तो ये कुछ होता है। अब ये तो आप कह रहे हैं कि कायल नहीं हो सके, ये तो न्यूज की खबर दे रहे हैं ना कि अब मैं उधर मौजूद था, मुझे पता है क्या बातें हुई, लेकिन आप अपने चला रहे हैं कि क्या बातें हुई आप हमें अपडेट दें कि क्या बातें हुई और क्या चांसेस हैं आप लोगों के इत्तेहाद के, और क्या चांसेस हैं कि आप लोग जो हैं स्ट्रीट पर आएंगे, और उस लॉन्ग मार्च जिसका कहा जा रहा था वो कहाँ तक पहुंचा है? अच्छा, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। देखिए जब 4 अप्रैल को बात हुई थी, उसमें प्रेसिडेंट ज़ारी साहब ने भी और बिलावल साहब ने भी एहतजाज की बात की थी। आज भी अगर आप देखें, घोटकी में जो वज़ीर आज़म आए थे तकरीर की थी, उसका जवाब आज घोटकी में भी आपसे चंद मिनट पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो है अपनी स्पीच में उसका जवाब दिया। एहतजाज में हम अभी भी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की जमातें मेजोरिटी इशू पे, सारे इशू पे मैं नहीं कह सकता, मेजोरिटी इशू पे हम इत्तेफाक पे हैं, और हमारी कोशिश होगी कि हम जो है पार्लियामेंट से बाहर भी अपोजिशन जमातों को हम इत्तेमाद में लें और हम उनको एहतजाज भी करें। देखिए, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा ने रैपिड बस सर्विस के खिलाफ एप्लीकेशन जमा की नैब हेडक्वार्टर में। आज पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी के तहत हुई, जो माजी में पीटीआई का सूबाई हुकूमत में हिस्सा थी। यानी सर इत्तेहाद उस तरह से नहीं होने जा रहा कि जो हुकूमत को टफ चैलेंज दे सके या टफ टाइम दे सके। तमाम ट्रेडर्स और तमाम जो तब के लोग थे उसमें मौजूद थे ऑल पार्टीज में, उन्होंने हमारी बात को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से हम भी एक एप्लीकेशन जमा कराएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम हमेशा ये कहते हैं एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हमने कल भी चेयरमैन नैब से कहा कि जहाँ 6 साल हुकूमत रही है, जहाँ पर आप भी आगे देखें, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ और हम कंटिन्यू करेंगे। दाखिल हुए हैं जिसमें महीने के 4 करोड़ रुपए तालीम के। ठीक है कुंडी साहब, मैं यही से कंटिन्यू ब्रेक लेने दें अभी यहाँ पे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। कमल शाहज़ेब, सुना है कि हुमायूं अख्तर और शौकत तरीन को हुकूमत की मुआशी टीम में शामिल किया जा रहा है। आजमाए हुए लोगों को दोबारा आजमाने की क्या ज़रूरत पड़गी और क्या जो पहले से मौजूद हैं लोग मईशत में, उनकी सलाहियतों पर क्या एतमाद नहीं है अब हुकूमत को, या नहीं लग रहा कि वो उन मसाइल को हल कर पाएंगे जो नए लोगों को डालने की ज़रूरत पड़गी? फ़रा, कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमाद अज़हर साहब जो रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं, उनसे भी ये सवाल हुआ एंड में, तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया है और मैं उन्हीं को ही कोट करूँगी क्योंकि मुझे डायरेक्ट इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो टीम है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, उसके रिज़ल्ट्स यील्ड होंगे इंशाल्लाह और बहुत जल्दी आएंगे। और देखें, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि एक अगर कोई घर कर्ज़ में किसी वजह से और लोगों की याशियों की वजह से उसको लेना पड़ गया है, पिछले हुक्मरानों की मेहरबानी से, उनकी गलत पॉलिसियों और 8 महीने डिले करने का जो IMF के पास जाने ना जाने का फैसला है, उसका कितना अमल दखल है? वो किस दर्जे? IMF के पास जाने के लिए एक फार्मूला होता है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा मुझे टाइम दें। जिस वक्त हम आए, $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। आप बताएं कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में प्रूफ कर दें इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट रहा हो। $2.5 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट पे 1 महीना नहीं लगाया। इसाक डार दौड़े दौड़े गए थे, IMF के प्रोग्राम ले आए थे और उसके बाद उन्होंने कम से कम भी अपने दौरे हुकूमत में 4 IMF के प्रोग्राम्स लिए हैं। ये मेरे पास पूरी डिटेल्स मौजूद है इनकी। तो आप बताएं, $19 बिलियन के उस पर हम जाते हैं, IMF से हम अगर कोई पैकेज लेते हैं, उनकी जो उस वक्त शराइत होती ना, तो सत्यानाश हो जाता, फिर भी कुछ नहीं हमारा बनना था। कौन सी रिलैक्स शराइत हैं? अभी देखिए, हमने सबसे नहीं फरा नहीं बहुत हालात बेहतर जा रहे हैं। आप अगर फरा देखें, इस मुल्क में हमें ज़रूरत है सच बोलने की और असली तस्वीर दिखाने की। अगर उस वक्त आके हुकूमत ये कह देती, हमें असूलन तो इनको बताना चाहिए था, एक्सपोज करते कि कहाँ से हमें दिया जा रहा है, हम लोगों को हकीकत बताते। हमने इसलिए खामोशी इख्तियार की कि अगर हम ये डिक्लेयर करते कि हम जो है एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट हैं या मुल्क का दिवालिया निकलने लगा, तो फिर जो मार्केट्स और जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, फरा एक मिनट, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो लोगों का कॉन्फिडेंस है, वो भी खत्म होता। अब मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आप उठा के देख लें, मुल्क दिवालिया, पाकिस्तान एक दिवालिया मुल्क है। ये भी आप ही के मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, ये आप ही लोगों की तरफ से ही वो सच बोलने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, एक चीज मेरी बात सुने। कल CDA में पहली दफा ऑक्शन हुए हैं प्लॉट, और G11 में जाके उन्होंने ऑक्शन किए हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि 11.25 बिलियन, 11.5 अरब रुपए के प्लॉट, हालांकि वो 3 अरब से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, आपकी रियल स्टेट क्रैश नहीं की, किरायों में ज्यादती नहीं हुई जो ये कह रहे हैं, विच इज़ अनलाइकली। अगर इस तरह की इन्फ्लेशन का रेट हो और इन्वेस्टर की आपको ना कॉन्फिडेंस हो तो किराए भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। आपको लग रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर आ रहा है, लोगों के अच्छा आपने मुझसे पूछा, मैं आपको बता रही हूं, एक सेकंड मुझे कमल शाहज़ेब, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि स्टॉक मार्केट जो है उसका बहरान किस स्केल पे पहुंच गया है। और फिर जो अभी शराइत का आ रहा है, टैक्सेस में आप इजाफा करने जा रहे हैं। IMF ने आपको कहा है कि टैक्स छूट 12 लाख से कम करके 4 लाख तक की जाए, जो कुछ लोग जो इसके बारे में खबर दे रहे हैं। ये सारी शराइत तो वही है जो कि पहले वो कह रहे थे और भी ज्यादा कड़ी है। देखिए, IMF पे बात करके हम टाइम वेस्ट करेंगे। लेट द सर्जन कम बैक, इकोनॉमिक सर्जन, लेट हिम स्पीक। असद उमर साहब आएंगे, एक एक बात बताएंगे और बेस्ट इंटरेस्ट में वो काम होगा। देखिए, मैं सिर्फ इतना आपसे इजाज़त मांगूंगी ताकि मेरी जो आवाम बैठी हुई है उसको मैं बात बता सकूं। मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं इकोनॉमिक्स यहाँ झाड़ना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर एक घर के ऊपर कर्जे मुसल्लत किए गए हैं और उसका सूद देने के लिए भी रोज़ाना 6.5 अरब रुपया रोज़ाना का हमें सूद देना पड़ रहा है और मज़ीद कर्जे लिए जाते, इसका सूद देने के लिए उससे बेहतर नहीं है कि हम अपने आप को इस काबिल कर लें कि हमें मज़ीद कर्जे ना लेने पड़े और सूद की रकम देने के लिए और कर्जे लेने हमें लोगों के पास जाना ना पड़े। इसलिए हमने वो ऑप्शन सबसे पहले ली कि जो गुड विल में आपको पैसे आपके दोस्त ममालिक ने लैंड किए वो उससे बेहतर। और ये मैं आपको बताऊं कि ये क्रेडिबिलिटी थी, ये ऑनेस्टी थी इमरान खान साहब की लीडरशिप की, कि आज तक इन लोगों ने कशकोल ले लेकर ये जाते थे, 1.5 महीना मांगते थे, 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा कभी मिला नहीं, जरदारी साहब को भी नहीं मिला। और जो ये नवाज शरीफ साहब तो रहे वहां पे, तोड़ने की बातें करते थे, फैमिली तो रही वहां, इनको कुछ नहीं। और आप सोचे कि UAE के शेख ने कहा कि हम इंतजार में थे कि इस तरह की क्रेडिबल लीडरशिप आए। पूरी दुनिया इस लीडरशिप की तरफ देख रही है और आप इन्वेस्टर की, मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, आपको पैसे नहीं
नहीं मिलते थे, आपको कोई दुनिया देने के लिए तैयार नहीं है। 2 महीने सीडीए के प्लॉट्स में भी उन्होंने ही पैसे बनाए हैं। बताइए आपका क्या कहना है निसार साहब? जी देखिए फरा ऐसा है कि कमल ने फिर असद उमर साहब को सर्जन से तशबीह दी। इकोनॉमिक सर्जन देखें मेरे, अब मुझे मौका दें। मैं परसों अपने हलके से आया हूँ और वहाँ मुख्तलिफ देहात में चक्कर लगते रहते हैं। एक गांव में बिल्कुल यानी ये कि बज़ाहिर जो है वो बिल्कुल यानी चिट्टे अनपढ़ आप कह लें, लेकिन दुनियादारी के बहुत समझदार लोग, उन्होंने कहा जी असद उमर की बात, उन्होंने कहा जी छो जी ये साइक्लोन पंचर लाने वाले सन ते मर्सिडीज का इंजन खोल के बह गए ने, इन्होंने को की तवक्को तुसी करोगे? लेकिन वो जो बात ये नालायक लोगों का टोला है और सूद के ऊपर और कौम जो है इस नालायक टोले की जो है ना बात सुने, इसकी नायली और बदइंसामी की सजा पूरी कौम भुगत रही है। सच्ची बात यह जो फरा ने कहा, कमल ने कहा कि रिजल्ट आएंगे, मैं इनसे कहता हूं कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? कब आएंगे रिजल्ट? अवाम का जो जीना दोबर हो गया है, उनके लिए बिल देना मुश्किल हो गया है, यूटिलिटी बिल्स। देखें जो इस मुल्क से पैसा लूटा है और जुल्म किया वो वापस कर, और वो फरमा रही हैं और अंदाजा करें मौका तो दें मेहरबानी करके। देखें अवाम के लिए जो इन्होंने महंगाई के जो बम गिराए हैं, गैस की कीमत देखें, हमारे दौर हमने गैस की कीमत नहीं बढ़ने दी, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ने दी। बात तो सुन लें, लंदन नहीं भागे, मेहरबानी करके बात सुने ना। हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, ना गैस की, ना बिजली की, ना डॉलर की, और ये सारी कीमतें बढ़ा के और बार बार बढ़ा के वो कह रही है कि हालात बेहतर हो गए। आपसे एक सवाल करते हुए छोड़ते हुए मैं जाऊंगी, वो ये है कि मियां साहब की जमानत होगी, मरीम नवाज आहिस्ता आहिस्ता सियासी ट्वीट्स करना शुरू हो गई हैं, शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए, ECL से नाम उनका निकल गया, हनीफ अब्बासी को भी रिलीफ मिल गया, हमजा शहबाज को भी हाई कोर्ट से जो है वो सॉर्ट ऑफ रिलीफ ही हम कह सकते हैं। तो क्या कोई सियासी मौसम जो है वो तब्दील होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए? लेकिन ब्रेक पहले खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। ब्रेक पे जाने से पहले निसार अहमद चीमा साहब, मैंने आपसे सवाल किया था कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले, जिस पर हुकूमत को बड़ा एतराज़ है, और उसके साथ साथ नवाज शरीफ को रिहाई मिल गई, मरीम नवाज थोड़ी थोड़ी सियासी वापस हो रही हैं, शहबाज शरीफ मुल्क से चले गए, हनीफ अब्बासी की जो है वो भी सज़ा का फैसला आ गया। तो ये तमाम चीज़ें क्या सियासी मौसम बदलने की तरफ इशारा, यही वजह है जो आप हाथ नहीं पकड़ रहे, कभी मौलाना फजल रहमान साहब का या आसिफ जरदारी साहब का? जी मेरी गुजारिश ये है कि हुकूमत को तकलीफ़ इसलिए है कि वो समझते थे कि जिस तरह उनका नैब के साथ एक अनहोली अलायंस है, उनका ख्याल ये था कि अदालतें भी शायद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक्ट करेंगी। जब उनकी ख्वाहिश का एहतराम नहीं हो रहा और मेरिट पे फैसले होने लगे हैं और हो रहे हैं, हमें तो ज़ाहिर है देखें ना, अदालतों से हमेशा इंसाफ की तवक्को रही है। जब मेरिट के ऊपर वो फैसले हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को तकलीफ़ है। देखें एहतसाब के नाम पे जो इंतकाम है, जो जुल्म ज़्यादती है, वो पूरी कौम देख रही है, सारी कौम को पता है कि ये वन साइडेड बदल रहा है। क्या मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ तब्दीलियां, कुछ सॉफ्टनेस है, कुछ नजर आ रहा है? नहीं, तब्दीली इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, हमें रिलीफ इसलिए मिल रहा है कि हमारा अल्लाह ताला के फजल करम से दामन साफ है। आप देखें सिर्फ शहबाज शरीफ के केस में आप देख लें, जब अदालत ने उनको ज़मानत पर रिहा किया, अदालत आलिया ने ये फैसले में लिखा, 3 पॉइंट ज़रा ज़हन में रखें। एक ये है कि उनके खिलाफ कोई बदनुमानी साबित नहीं हुई, दूसरी बात यह है कि कोई मिस यूज़ ऑफ पावर साबित नहीं हुई, और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो हाईलाइट मैं करना चाहूँगा, अदालत के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है, ना मुस्लिम लीग नून के, ना पीपल्स पार्टी के, ना किसी अपोजिशन के लीडर के, अदालत आलिया के अल्फाज हैं कि नैब का एहतसाब के हवाले से उनकी पिक एंड चूज़ पॉलिसी से नैब की बदनीति का इजहार होता है। अच्छा, ये अदालत आलिया के नज़र में अगर नैब की बदनीति का इजहार हो रहा है तो क्या नैब के बनाए हुए सारे जो केसेस हैं मशकूक नहीं हो जाते? तो ये सूरत है, हमारा दामन साफ है अल्लाह के फजल से, और इसलिए हमें रिलीफ मिल रहा है। इससे गवर्नमेंट को तकलीफ है क्योंकि उनका तो देखे ना, उनसे जब कहा जाए कि आप अवाम को रिलीफ दे, देखे मेरी बात सुने, गवर्नमेंट को तकलीफ नहीं है, जब हम उनसे कहते हैं नहीं मेरी बात सुनो, को तकलीफ है, मेरी बात, हमारा इनसे कोई पर्सनल मसला नहीं है, मेरा एक फिक्र मुकम्मल दे। हम जब कहते हैं इनसे कि अवाम को रिलीफ दे, जब कहते हैं अवाम को रिलीफ दें, ये कहते हैं कि पकड़ लें, जब कहते हैं कि महंगाई कम करे, ये कहते हैं कि अंदर डाल देंगे। मुस्लिम लीग नून को मिलने वाली रियायत से कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है? बड़ी आप लोग इस बारे में कभी कभी गर्मा गर्म स्टेटमेंट्स आती होती हैं, अभी नहीं है कुछ?
नहीं देखें, जिस तरीके से हुकूमत ने वहाँ पर जो ड्रामा किया और नैब ने ड्रामा किया हमजा शाहबाज के पास 2 दिन क्या गिरफ्तार कर, अगर वो गिरफ्तार करना चाहते थे तो इस किस्म की गिरफ्तारी करते थे। अगर उनके वर्कर खड़े थे और वो गिरफ्तार कर जाते, पहले नैब वाले 5 घंटे पहले फोन कर रहे थे कि हम इतने बज के इतने मिनट पे पहुंचेंगे तो आप तैयारी कर लें। तो गिरफ्तारी इस तरीके से जिस तरह से गिरफ्तारी करना चाहते, वो गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे, उनको एक स्पेस मिल जाते कि वो जाके तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको सर के नहीं है? आपको लग रहा है कि सही हो रहा है सब कुछ जो हो रहा है, इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा हो रहा है, या आप भी कुछ हुकूमती मौक़िफ़ के साथ हैं कि हाँ उनको रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसा रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं देखिए, हम तो जब हमने तो लाहौर हाई कोर्ट से राब्ता ही, हम तो अपने केसेस खुद लड़ रहे हैं। हमने अपनी रिजर्वेशन भी जाहिर की है, हमने अपने रिजर्वेशन पे जाहिर की है कि हम हमारे जो केसेस पेंडिंग मुतकिल गए कराची से, क्या कोई पंजाब का या उसका बलूचिस्तान का, इस्लामाबाद का कोई केस सिंध ट्रांसफर हुआ है, वो भी आप कर दें, उसे केस सिंध ट्रांसफर करने का अगर आप वाकई चाहते हैं कि ऐसे केसेस है। लेकिन मैं एक चीज आपको कहूँगा कि आप कंवल ने उससे पहले अपने जो बातचीत की, मैं ये समझूंगा कि आप कम से कम ये कंवल की जो क्लिप्स हैं असद उमर के मुताबिक ये संभाल के रखें। 3 महीने बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्लिप दोबारा चलाएं और इसको भी बुलाएं। क्या होगा 3 महीने बाद? जो इन्होंने कहा कि वो बड़े अच्छे माहिर माशियात हैं और बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ये जो बात कर रहे हैं कि तरीन साहब और हम साहब इनकी टीम में नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि 4 रुकनी टीम फाइनल्स में इस वक्त बैठी हुई है। ये भला इसको कंट्रोडिक्ट करें, लेकिन सबको इस्लामाबाद में पता है कि 4 रुकनी टीम बैठी हुई है और असद उमर से जो है वो परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। पीटीआई की जो मेंबरान कहें या हुकूमत कहें और लोग तो आपके सामने है कि वो कितने मतलब है कि खुश हैं। जहाँ तक इन्होंने बड़े अप्रिशिएट के सीडीए को, आप जज साहब के सुप्रीम कोर्ट के जो उस दिन रिमार्क्स थे सीडीए के मुतालिक वो भी देख लें और वो क्लिप्स भी देख लें जो मरगला पहाड़ी को उन्होंने दरख्तों से गंजे कर दिया है, टिम्बर माफिया ने सारे दरख्त बेच दिए हैं, वो भी आप देखें। फैसल करीम टुंडी, जब देखें कि सीडीए जिस तरीके से आपने अनऑफिशियली आप लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं करप्शन का, आपका तो खुद ताल्लुक पेशावर से, आप खुद बात करते हैं पेशावर मेट्रो की, बीआरटी की, आप नैब में लेके जाने का कुछ फाइनली फिर कर रहे हैं प्लान इसको कि पेशावर का जो बीआरटी है इसको नैब में लेकर उस तरह से जाया जाए, इसके ऊपर भी तहकीकात का आगाज किया जाए? हमने ऑलरेडी दे दिया ना पेशावर बीआरटी के ऊपर, हमने ऑलरेडी कल एप्लीकेशन दी है चेयरमैन नैब को। मैं वो बताऊँ कि 21,000 फेक दाखिले जो 5 साल में हुकूमत करती रही स्कूलों में, जिसको ये बता रहे थे, इसमें माना 4 करोड़ रुपए का गबन होता है, उसके ऊपर भी हम जा रहे हैं। हम उस पर भी जाएंगे। जो इनका जो उसमें हेलीकॉप्टर केस है, इनका जो है खैबर बैंक स्कैंडल है, आर्कियोलॉजी में जिस तरीके से लूट मार हुई है जिसमें पीएसपीएम भी सुना है कि इन्वॉल्व हैं, इस किस्म के जो है आप मालम जबा को देखें, किस किस चीज को आप ये मुझे बता दें। इन्होंने एजुकेशन और हेल्थ इमरजेंसी पिछले 5 साल में नाफिज की केपीके में एक अस्पताल का नाम बताएं और एक यूनिवर्सिटी बताएं जो इन्होंने की हो। ये बताएं हमारे सिंध के वजीर ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल किया, क्या इमरान खान अपने ब्रेक के बाद ये सारी चीजें कंवल के सामने हम रखेंगे और कंवल से इसका जवाब लेंगे, लेकिन ब्रेक पहले। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। ब्रेक से पहले कंवल फैसल करीम टुंडी साहब ने कुछ सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि पेशावर बीआरटी में बदइंतजामी और बदउनवानी जिसके ऊपर कि आपकी अपनी तहकीकाती टीम जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तहकीकाती टीम ने भी उसका एक तरफ इशारा किया है, उसके बारे में क्यों नहीं आप लोग बात करते? मैं इनके सारे सवालों के बारी बारी जवाब देती हूँ, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। पहली बात तो ये कि जो बीआरटी का मंसूबा है ये पहला मंसूबा है केपी में जो इतने बड़े लेवल पे कोई मंसूबा आया। दूसरी बात ये इसकी ओपन बिडिंग हुई और एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी रिपोर्ट्स को ये सारी जो इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन है ये कोर्ट कर रहे होते हैं, ये उनके हाथ में। फर्गूसन इसका ऑडिट कर रहे हैं, इसलिए इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर्ड है। इसमें हुकूमत ने ना कोई किकबैक डालनी है ना कुछ और है। उनके अपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तहकीकाती टीम फिर किस तरफ इशारा कर रही है? वो कौन सी बदउनवानी की, करप्शन की, किकबैक की बात कर रही है? एक सेकंड आगे सुन लेना जी।
कोई बदनवानी होगी तो पीटीआई की हुकूमत ना बदनवानी पे कोई मिट्टी डालेगी, और ना हमें कोई शौक है और ना इसमें हो रही है। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, इस पे आप एक सेपरेट रख लें पूरा दिन। मैं पूरी आपको चीज़ों के साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताऊंगी। दूसरी बात ये है कि ये डरे हुए इस मंसूबे से। ये पहला सेल्फ सस्टेनेबल जो है ये मंसूबा है जिसपे जीरो सब्सिडी है। ये मुकम्मल होगा तो कोई डरेगा ना? 3 महीने बीच में इंटरम गवर्नमेंट फरा 1 सेकंड प्लीज, 3 महीने हुकूमत बीच में इंटरम आई, उन्होंने इसको रिवर्ट कर दिया, सारे लोग चले गए वापस हुए। वो 3 से 4 महीने का डिले इसलिए आया है, अदरवाइज जो 8 महीने में इसकी कंप्लीशन होनी थी वो इसलिए आगे चली गई है। अब इसमें मैं सिर्फ इतना बता दूं कि इसका PC1 मौजूद है, ADB ने साइन किया है। जो दूसरी मेट्रोज बनी है उनके PC1s नहीं थे, अपनी मर्जी के ठेके दिए गए, इसलिए बाद में सारा रिकॉर्ड जला दिया गया और इसलिए लोग भाग जाते हैं, जिनमें अली इमरान साहब भी ऑन टॉप है। एक इमारत जलती है और उसके बाद वो यहाँ से दौड़ गए। अच्छा, अभी इन्होंने कहा हेलीकॉप्टर केस, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आजकल बिलावल साहब कभी कहीं इफ्तिताह करने गए होते हैं, कभी कहीं करने गए हुए होते हैं, पीछे मुराद अली शाह साहब गार्ड बन के उनके खड़े होते हैं, तो जो जिन हेलीकॉप्टर्स पे वो जा रहे हैं उसकी कोई ऑडिट है? ये इस किस्म का एक 20 लाख का केस है जो खान साहब पे इसलिए बनाया गया कि वो इफ्तिताह करने KP हुकूमत की इनविटेशन पे जाते रहे हैं, और वो 20 लाख के केस को इस तरह बनाया जा रहा है जैसे पता नहीं क्या क्रिमिनल एक्ट कर दिया है। तो इसलिए चीज़ों को रियल कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। मेरे भाई ने कहा कि हमारा एक सूबाई वजीर जो है उसका बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, तो इमरान खान के बच्चे क्यों नहीं पढ़े? मैं इनसे पहले सवाल करूंगी कि बिलावल ने क्यों तालीम हासिल नहीं की, वो ऑक्सफोर्ड क्यों गए? मैं स्कूलों पे बता दूं, हमारे बहुत सारे वज़ीर हैं जिनमें नंबर 1 है शौकत यूसुफ ज़ई साहब। अब अभी फ़ोन मिला लें और उनसे पूछें कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं और बाकियों के बच्चे कहाँ स्कूलों में पढ़े। बड़े अल्लाह का फजल है जो एक रिपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान है, जो करप्शन की उसमें बात हुई है कि वो कोई इतने फैक्ट्स फिगर्स जो कोट किए जा रहे हैं वो है ही नहीं, वो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। देखिए फरा, मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इल्म में वो नहीं, आप शौकत यूसुफ ज़ई इज द बेस्ट पर्सन जो इधर बात करेंगे आपको KP पे, आप उनको फोन करें। हमारी वो आदत ही नहीं, अगर कोई करप्शन होगी। मैं इमरान खान की सिपाही हूँ जिसने अपने 20 सिटिंग MPs जो इलेक्शन से 1 महीना पहले परवाह किए बगैर करप्शन पे बाहर निकाल दिए थे और बैठ के बता दिए थे। इन्होंने आज तक, बाकी हुकूमतों से पूछ लें, इनमें से किसी ने आज तक, मुझे बात करने दें, आज तक इतने इनके अंदर किसी के अंदर दिल गुर्दा नहीं है। दूसरी बात यह है कि 24 अरब रुपया, मैं सिर्फ इतना अपनी हुकूमत कमल फैसल की बात आने दें जी, 1 मिनट फैसल की बात आने दें। 21,000 बाकायदा रिपोर्ट आ चुकी है, 21,000 फेक दाखिले थे, 4 करोड़ रुपए भी पर मंथ उसमें गबन हो रहा था। अभी आप बोले शौकत ज़ई से पूछो वो क्या बोलेगा कि गबन हो रहा था? क्या शौकत ज़ई ये बोलेगा कि आतिफ खान की मिनिस्ट्री ने गबन किया था? अब आप देखें BRT पहले इन्होंने दी थी, आप शौकत यूसुफ ज़ई से फोन करें ना या आतिफ से बात कर लें। हमारे लोग कोई ऐसे नहीं है कि जो छुपाएंगे, अगर किसी ने किया तो हम उनसे निकलवाएंगे। CM के साथ पूछते हैं, आपका खान साहब तो जॉगिंग करने के लिए CM के हेलीकॉप्टर ले जाता था पहाड़ों पे, नहीं। इम्पोर्टेंट इश्यूज की तरफ आने दें। इसी किस्म का थोड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज की तरफ आने दें। इसी किस्म का एक बेहुदा केस बनाया गया है और ये इन्हीं के दौर में बनाया गया। इन्विटेशन दिए गए थे KP हुकूमत की तरफ से और वो जाते रहे हैं। कमल मुझे निसार चीमा साहब को शामिल करने को तैयार हूं। ये दोनों कुलीग हमें मौका दे दें। निसार साहब, आपने नवाज दूसरा मैं इनसे, मेरे भाई फैसल है, मैं इनसे पूछ रही हूँ ये मालूम जब्बा केस क्या है? इलाज शुरू है। आप फैसल साहब से पूछें कि मालूम जब्बा केस क्या है, जरा डिटेल्स तो बताइए कि मालूम जब्बा केस क्या है। उस तरफ पहले मैं निसार जी मैं कहता हूं कि मुझे इजाजत है, मेरा आखिरी सवाल जी फैसल जल्दी कीजिए जी। देखिए ये बड़े इल्जाम लगाते जरदारी साहब पे, 11 साल वो जेल में रहे, बइज्जत बरी हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद आसिफ अली जरदारी कन्विक्टेड नहीं है। इमरान खान साहब के वालिद अमूर नियाजी सर्टिफाइड चोर थे, वो कन्विक्टेड थे। ये सवाल नहीं है ना फैसल, आपका सवाल क्या है? सवाल क्या है? मुझे अभी आने दे निसार में चीमा साहब की तरफ, क्या बताएंगे? ओके, मैं निसार चीमा साहब की तरफ आऊंगी अभी। फैसल जो बेनामी के अकाउंट्स निकल रहे हैं उम्मीद चीमा साहब कमेंट कर दें। आपने नवाज शरीफ साहब की इलाज का सिलसिला कहाँ तक पहुंचा है? सियासत ही चल रही है या इलाज का भी कुछ चल रहा है? ये दोनों काबिल एहतराम कुलीग हमारे मौका दें तो मैं बोलूं। देखें बात ये है, मैं फराज ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा
कि देखें जब मेट्रो बन रही थी लाहौर में तो इन्होंने क्या क्या किस तरह मजाक उसका उड़ाया, किस तरह तज़ीक उसकी की, और ये एलानिया कहते, मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो ये देखिए, बात तो ये जब बोलती हैं हम नहीं बोलते जी, ये पता नहीं क्या इनकी ये क्या कल्चर है। अच्छा मेरी गुजारिश ये है, इन्होंने उसकी हर तरह से तज़ीक की, हम नहीं बनने देंगे जी मेट्रो, हम नहीं कतई नहीं बनाएंगे, इमरान खान साहब कहते रहे। अब ये है कि ये वाहिद मेगा प्रोजेक्ट है जो उस केपी गवर्नमेंट ने शुरू किया, और वो उनकी नाअहली और बदनिज़ामी का मुंह होता है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।